आज हम आपको कराएंगे आयत चित्र, स्तंभ या दंड आरेख, पाई या वृत्त आरेख, पिक्टोग्राफ, मिश्रित दंड आरेख। इन सब के बारे में हम पहले आपको बताएंगे और फिर इन पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कराएंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस क्रम में देखिए, हम सबसे पहले आपको बताएंगे पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? दिए गए आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही पिक्टोग्राफ कहलाता है। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है जिसके माध्यम से हम इसको समझाएंगे। एग्जाम्पल क्या है कि कोई कक्षा है, उसमें 30 विद्यार्थी हैं और वो स्कूल आते हैं। और स्कूल जो कैसे कैसे आते हैं? मोटरसाइकिल से 3 विद्यार्थी आते हैं, सार्वजनिक बस से 4 आते हैं, स्कूल बस से 10 आते हैं, साइकिल द्वारा 6 आते हैं और पैदल से 7 आते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि एक विद्यार्थी को एक स्माइल मान लिया। ठीक है। अब देखिए इनको चित्रों द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो पहले तो हमने लिख दिया यातायात के साधन, यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दी विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यातायात के साधन क्या, वो हमने सारे यहाँ पर एक टेबल में लिख दिए। मोटरसाइकिल है, सार्वजनिक बस है, स्कूल बस है, साइकिल है और पैदल है। अब देखिए हमने क्या, मोटरसाइकिल से कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं और एक विद्यार्थी को हमने एक स्माइल माना, तो 3 विद्यार्थी की 3 स्माइल हो गई, 1 2 3। ठीक है। सार्वजनिक बस की कितनी स्माइल हो जाएंगी? 4, तो 4 स्माइल बना दी। यानी कि जो आंकड़े दे रखे हैं उनको हमने चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसमें इसी तरह से स्कूल बस वाले, साइकिल वाले और पैदल वाली हमने स्माइल बना दी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे कि आपको इस तरह का जो है पिक्टोग्राफ बना हुआ हो सकता है और उस पिक्टोग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हो सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कि सबसे कम किस साधन से विद्यार्थी स्कूल आते हैं, तो आप कहेंगे कि मोटरसाइकिल से सबसे कम आते हैं। और सबसे ज़्यादा किससे आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो स्कूल बस से आते हैं। तो इस तरह से जो है कोई बहुत सारे क्वेश्चन एक ही पिक्टोग्राफ पे बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बताते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है पिक्टोग्राफ का, जिससे आपको पिक्टोग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक इस वाले चित्र को 5 विद्यार्थी माना गया। ठीक है, 5। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ऊपर 35 विद्यार्थी जो स्कूल आते हैं और जिनका आरेख नीचे हमें दे रखा है। तो इन आरेख को देख के नीचे कुछ प्रश्न लिखे, इनके आंसर देने। जैसे देखिए मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो मंगलवार कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है और एक विद्यार्थी 5 के बराबर है। तो 7 पंजे 35, यानी मंगलवार को 35 विद्यार्थी उपस्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी कि कैलकुलम कितने 35 विद्यार्थी हैं, तो किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? जिस दिन 35 के 35 है, यानी कि 7 होने चाहिए। तो 7 कितने दिन है? देखिए यहाँ पर 3 3 6 1 7। एक तो मंगलवार के दिन 7 थे, यानी 7 पंजे 35, 3 3 6 और सोमवार को 7 थे और साथ में शुक्रवार के दिन देखिए 7 है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को उपस्थिति जो थी 100% थी। किस दिन सबसे कम विद्यार्थी शिक्षार्थी उपस्थित थे, यानी सबसे कम किस दिन आए? तो सबसे कम आए हैं देखिए यहाँ पे शनिवार के दिन सबसे कम। वो तो नेचुरली शनिवार के दिन कम ही आते हैं। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो बुध के दिन कितने थे? देखिए 1 2 3 4 5, 5 है और एक जो है व्यक्ति जो है वो 5 के बराबर। तो 5 पंजे 25 विद्यार्थी बुधवार के दिन थे। तो अब देखिए समझते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है दंड आरेख। दंड आरेख क्या होता है? जो अभी हमने आपको पिक्टोग्राफ बताया था, तो पिक्टोग्राफ में क्या है, चित्र बनाना होता है और सबकी ड्राइंग तो अच्छी होती नहीं है, तो उसमें ड्राइंग बनाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उसी का दूसरा रूप है दंड आरेख, यानी उसी चीज को जो अभी आपने पहले पिक्टोग्राफ में पढ़ा है उसी का निरूपण आप दंड आरेख से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमें एक दंड यानी एक आयताकार आकृति बनानी होती है। तो आयत तो बड़े आसानी से बना सकते हैं और सभी आयतों की जो बीच की दूरी है वो इक्वल रखी जाती है। दंड आरेख को हम बार डायग्राम भी कहते हैं। तो ये चीज देखिए यहाँ पे लिखी भी है, पढ़ लेते हैं इसको। आंकड़ों को चित्रों द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है। एक तो समय ज्यादा लगेगा, उसे बनाने में कठिनाई भी होती है। इसके अतिरिक्त आकर्षण चित्र भी बनाना कठिन कार्य है। अतः आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्रीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक चित्रों के स्थान पर एक अन्य विधि में दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। दंड आरेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंड बार्स खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। इसमें क्या करें, सीधे एक डंडे टाइप के खींचने हैं आपको, आयताकार। ठीक है, बीच की दूरी समान रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। लंबाई जो होती है संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख, बार डायग्राम या दंड आलेख कहलाता है। ठीक है। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। आइए एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीज की बिक्री का अध्ययन करें।
नीचे दंड आरेख में कमीज की बिक्री दर्शाई गई है। एक इकाई को सांकेतिक रूप में एक बॉक्स से निरूपित किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक इकाई लंबाई को क्या लिया गया, 5 कमीजों के बराबर लिया गया है। ठीक है, तो बेची गई कितनी कमीजें, इनको तो हमने ये वाला मान लिया, यानी वाई अक्ष। और किस दिन कौन कौन से हैं, सोमवार से लेके शनिवार तक। तो हमने देखिए ये जितने भी दंड हैं बिल्कुल सब बराबर आकार के, और बीच का जो गैप है वो भी सब में क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था, हमने इसको चित्र द्वारा बनाया था, यानी कि कमीज के स्थान पे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी स्माइल बना सकते हैं। जैसे मान लिए ये मान लेते हैं हम कि ये जो है वो 5 कमीज के बराबर है। तो सोमवार को कितनी कमीजें बिकी, सोमवार को जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, मान लीजिए 20 कमीजें बिकी, तो हम क्या बनाते, 4 स्माइल बना देते। ठीक है, यहाँ सोमवार लिख देते और यहाँ स्माइल बना देते 4। लेकिन अब दंड आरेख में देखिए कैसे है, तो दंड आरेख में जो हमने बनाया इससे देखिए पता चल जाएगा आपको कहाँ कितना कितना सेल हुई है। तो सोमवार को देखिए एक इकाई कितने, 5 कमीजों के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला दंड आरेख है 25 पा रहा है, तो इसका मतलब सोमवार के दिन जो है 25 की 5 से गुणा कर देनी, क्योंकि एक इकाई जो 5 कमीजों के बराबर है। यहाँ पे है 25 इकाई, तो 25 पंजे 125, यानी कि सोमवार के दिन 125 कमीजें सेल हुई। उसके बाद देखिए मंगलवार को हाथ हल्का रहता है, तो यहाँ पर मंगलवार को कितनी, 15 15 पंजे 75, 5 से गुणा करनी। ठीक है, 55 शर्टें सेल हुई। बुधवार के दिन कितना है, देखिए यहाँ पे 55, 55 के 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कि 225, 275, 25 तो 27 हो जाएगी, ये आ जाएंगे 275 शर्टें सेल हुई। इसी तरह से आप बुधवार में बता सकते हैं, शुक्रवार में बता सकते हैं, शनिवार में भी। इसमें भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो शर्ट है वो किस दिन सेल हुई, तो शनिवार के दिन हुई। सबसे कम शर्ट किस दिन सेल हुई, मंगलवार को सेल हुई। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें भी बन जाते हैं। तो दंड आरेख जो है वो पाई चार्ट का ही दूसरा रूप है। पाई चार्ट में चित्र बनाने में उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको आसानी के लिए दंड आरेख बनाया गया। चलिए अब बताते हैं आपको मिश्रित दंड आरेख। अभी हमने आपको दंड आरेख बताया था, तो दंड आरेख में क्या कर रहा था, हमने किसी एक ही दुकान की तुलना करी थी। अगर हमें एक साथ एक दुकान की जगह 2 या 3 दुकानों की तुलना करनी हो, एक क्लास के स्थान पर 1 या 2 या 3 क्लासों की तुलना करनी हो और उनको एक साथ ग्राफ में दिखाना हो, तो उसे हम मिश्रित दंड आरेख कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, कक्षा 6, 7 और 8 के बालक बालिकाओं और उनके जोड़ का हमें देखिए दंड आरेख बनाना है, तो इसे कहेंगे मिश्रित आरेख। क्योंकि हमें क्या यहाँ पे 1, 2, 3 चीजें दिखानी है, बालक भी दिखाने हैं कक्षा 6 के, बालिकाएं भी दिखानी और उनका योग भी दिखाना। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में तो कक्षा लिख देंगे 6, 7, 8, और दूसरी साइड में जो है हम बालक बालिकाओं की संख्या लिख देंगे। तो देखिए इसका ग्राफ मैंने यहाँ पर ये बनाया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए तो यहाँ पर क्या है, कक्षा 6 लिख दी, देखिए कक्षा 6, 7, 8, और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे आप पैमाना कोई भी मान सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर, हमने क्या माना यहाँ पे, 1 यूनिट को 1 बालक माना है। ठीक है, बालक या बालिका, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 बालक है या बालिका, बालिका भी हो सकता है। ठीक है, बालिका, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 1 बालक या 1 बालिका। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको। अब देखिए कक्षा 6 में कितने हैं, 30 बालक, तो 30 बालक कहाँ पर आ जाएंगे, 1 यूनिट जब 1 बालक के बराबर है तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद बालिका कितनी, 35 है, तो 35 कहाँ आएंगे, 30 से 40 के बीच में, देखिए यहाँ पे ये आ गई। इन दोनों का जोड़ कितना है, जोड़ है इनका 65, तो देखिए ये 65, ये रेड वाला जो क्या होगी जोड़, ग्रीन वाली क्या है, बालक है, और ये जो है आसमानी वाली जो बालिकाएं हैं, और इन दोनों का जो जोड़ है वो रेड है। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए हमने कक्षा 7 का दर्शाया है और इसी तरह से कक्षा 8 का दर्शाया है। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा की जब तुलना की जाती है और उनको ग्राफ पे दर्शाया जाता है, तो उसे हम मिश्रित दंड आरेख कहते हैं। चलिए अब समझते हैं वृत्तारेख या पाई ग्राफ। ठीक है, तो जब हम आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्या खंडों द्वारा निरूपित करते हैं, तो इस प्रकार निरूपित वक्र को, ग्राफ को हम पाई ग्राफ कहते हैं। देखिए ये जो बना हुआ है, ये इस तरह से इसे कहते हैं हम त्रिज्या खंड। ठीक है, अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं किसी वृत्त के अंदर, तो वो कहलाता है पाई ग्राफ या वृत्ताग्राफ। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। एक है देखिए, प्रसिद्ध चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्राप्त मत, ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टी का ये वाला हिस्सा है इतना, और गैर राजनीतिक पार्टी का ये वाला हिस्सा है, क्षेत्रीय पार्टी का ये है, निर्दलीय का ये है, और अन्य पार्टी का ये है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे कम जो है चुनाव पार्टियों, सबसे कम मत किसका है, तो सबसे कम किसका है, निर्दलीय वाले का, और सबसे अधिक किसका है, राजनीतिक पार्टी का। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा वाला चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, यह है कि किसी कस्बे में कुल साक्षरता। तो देखिए किसी कस्बे में साक्षरता दिया गया है, यहाँ पे ये बच्चे हैं, स्त्रियां हैं और पुरुष हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निरक्षर सबसे कम है और साक्षर क्या है, सबसे ज़्यादा है। और तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से का जो निरूपण है, यानी कि आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण करना ही वृत्तारेख या पाई ग्राफ कहलाता है। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने ये 4 चीजें आपको बताई, इन सभी आंकड़े जो थे वो अवर्गीकृत थे। अगर देखिए आंकड़े वर्गीकृत हो, कैसे हो आंकड़े वर्गीकृत हो, तो उसका जो ग्राफ है हम आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उसमें जो अभी हमने दंड आरेख आपको बताया था, उसमें बीच में गैप रखा था, लेकिन आयत चित्र में गैप नहीं रखते हैं। तो देखिए अब हम आगे बता रहे हैं आपको आयत चित्र, और इसको हम हिस्टोग्राफ भी कहते हैं। तो इसमें हम करते क्या, सबसे पहले देखिए इसमें जो आंकड़े होंगे वो क्रम से होंगे, यानी कि बीच में गैप नहीं होगा। यदि आंकड़े वर्गीकृत हो, अब तक हमने जो प्रदर्शित किया था वो अवर्गीकृत थे, यदि आंकड़े वर्गीकृत हो और उनका बारंबारता बंटन दिया हो तो इन्हें हम ग्राफ द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इस तरह निरूपण ही आयत चित्र कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्गांतराल दे रखा और ये बारंबारता, यानी कि 0 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 8 लोग हैं, इस तरह से दे रखा है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, वर्गांतराल हम लेंगे x अक्ष पे और बारंबारता लेंगे y अक्ष पे। अब जैसे देखिए 0 से 10 के बीच में कितने 2 हैं, तो इसमें स्केल माना जाएगा, माना स्केल 1 यूनिट यानी 1 अंक बराबर ये मान लिया जाएगा, बारंबारता मान ली 1, ठीक है, इस तरह से माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 के बीच में जो 8 है, तो 8 के लिए हमने देखिए यहाँ पर 8 तक बना दिया। तो इस तरह से हम ग्राफ बना देते हैं। अब देखिए इन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अब हम इसमें आगे कराते हैं। लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मेरे से पहले आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। साथ में अगर आप स्पीड से इसके आंसर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद अपना आंसर को डिसाइड करिए और डिसाइड करने के बाद फिर वीडियो को ऑन कर दें, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और देखिए क्वेश्चन संख्या जो है वो नीचे यहाँ पर कोने में पड़ी हुई है, आप यहाँ से क्वेश्चन संख्या भी देख सकते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण कर सकते हैं। देखिए जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको हम आयत ग्राफ यानी कि आयत ग्राफ यानी इसे बोलते हैं हम हिस्टोग्राफ, ये उसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, आयत चित्र के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत स्तंभ आरेख, क्योंकि पिक्टोग्राफ क्या होता है, उसमें चित्र बनाना पड़ता है, इसी की सरलीकरण के लिए स्तंभ ग्राफ है, ठीक है। और पाई ग्राफ में क्या हमें वृत्त में बनाने पड़ते हैं। तो इसमें भी क्या है, वर्गांतराल दिया हो तो इसमें नहीं बनता है। तो इसका मतलब स्तंभ आरेख तो है ही, साथ में पाई ग्राफ के द्वारा भी बना सकते हैं और पिक्टोग्राफ के द्वारा भी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो डी हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या को किस रेखा चित्र से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। आप जरा देखिए पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ में तो हमें जैसे मान लिए कोई स्कूल की क्लास का संख्या निकालनी है, तो वह हम इस तरह से संख्या लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ चित्र बना दिया, आगे संख्या लिख दी, ठीक। पाई ग्राफ में क्या है, हम वृत्त में निरूपित करते हैं। और जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया शहर, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कुछ भी रामनगर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे शहर हम लिख दें इस तरह से, और यहाँ पे जनसंख्या लिख दें, जैसे मान लीजिए लिख दें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। तो कहने का मतलब जैसे रामनगर का है तो हम 1 करोड़ करोड़ देंगे। तो बार ग्राफ इसे हम बोलते हैं, बार ग्राफ या दंड ग्राफ, बात एक ही है, ठीक है। तो बार ग्राफ के द्वारा हम किसी शहर की जनसंख्या को निरूपित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 1 2 3 क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पर, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को हम रीजन सहित बताएंगे। आप भी अपने आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि इसका सही आंसर क्या है। तो अगर आप जल्दी आंसर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे दें। प्रतिशत आंकड़ों का निरूपण किया जाता है। देखिए प्रतिशत, जब भी प्रतिशत की बात हो तो जो सर्किल के अंदर प्रतिशत आंकड़ों का निरूपण किया जाता है, इसमें ये पता जाता है कि कितने प्रतिशत शहर में ले रहे हैं, कितने प्रतिशत गाँव में रह रहे हैं, कितने प्रतिशत जो है नगरों में रह रहे हैं। ये सारी जो है जानकारी वो पाई ग्राफ, जो ये होता है वृत्त आरेख, और वृत्त आरेख को हम बोलते हैं पाई ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ के द्वारा तो प्रतिशत का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। पिक्टोग्राफ प्राय प्रतिशत करता है। तो पिक्टोग्राफ जब हम बनाते हैं तो पिक्टोग्राफ में क्या बनाते हैं, एक चित्र की जरूरत पड़ती है, जैसे स्माइल की जरूरत पड़ गई,
या किसी प्रतीक चिन्ह की जरूरत पड़ती है, प्रतीक द्वारा या किसी चित्र के द्वारा। तो इसमें कौन सा ए और बी सही है, इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका सी। तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो तुलनात्मक अध्ययन देखिए, पिक्टोग्राफ की बात करें तो पिक्टोग्राफ में से भी वैसे तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। पता चल जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन में कि किसमें सबसे ज़्यादा हुआ है और किसमें सबसे कम है। जब हम ग्राफ पूरा बन जाता है इस तरह से, तो उसे देख के हम बता सकते हैं कि किस कक्षा में बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं, किस दिन, जैसा अभी हमने दिखाया था वो वाला स्कूल वाला अच्छे वाला, तो किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल आए थे, किस दिन कम आए थे, तो तुलना उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, पाई ग्राफ जो होता है, पाई ग्राफ में भी हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि पाई ग्राफ में कैसे तुलना कर सकते हैं, जैसे इस शहर की तुलना में इसमें सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो दोनों में आपस में तुलना कर सकते हैं कि भाई शहर में ज़्यादा है और ग्रामीण में कम रहते हैं, तो उसमें भी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तुलना हम कर सकते हैं, और बार ग्राफ में तो तुलना हम कर ही देंगे। बार ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो कहीं पे ये होगा, कहीं पे ऊंचा होगा और कहीं पे नीचा होगा। तो हम जैसे तुलना कैसे करेंगे, भाई सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक जो है कौन सा वाला है, तो सबसे ऊंचे वाला सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे नीचे वाला। तो इसका मतलब इन तीनों के द्वारा ही हम जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कोणीय आरेख कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा वाला है जो हमने 5 आपको बताए हैं, उनमें कौन सा ऐसा जिसमें कोण का यूज होता है। तो जो पाई ग्राफ है, यानी कि जो वृत्त आरेख है, इसमें देखिए कोण की जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो वृत्त आरेख या पाई ग्राफ जो होता है वो कोणीय आरेख कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। किसी राज्य की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। देखिए प्रदर्शित का मतलब यह है किसी राज्य की वार्षिक, यानी एक तरफ हम लिख दें सन, जैसे 2011 लिख दिया, फिर यहाँ 12 लिख दें, फिर यहाँ 13 लिख दें, और यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या लिख दें, वृद्धि दर, जैसे मान लीजिए कितनी है, 10%, 20%। तो इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, दंड आरेख यहाँ बनाना पड़ेगा, या आयत। तो आयत तो इसमें है नहीं, तो दंड आरेख, यानी कि पहला जो राइट आंसर है वो बार ग्राफ है। पाई ग्राफ से हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसमें देखिए बढ़ते हुए क्रम में दिखाएंगे तो लास्ट में जाके लास्ट वाला वो छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। पिक्टोग्राफ एक बार कह सकते हैं, लेकिन पिक्टोग्राफ में स्थिति क्लियर नहीं रहेगी। हमारा जो राइट आंसर है वो सबसे ज़्यादा जो सही है वो बार ग्राफ है। बार ग्राफ के द्वारा ही हम जनसंख्या वृद्धि को दर्शाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम को पाई चार्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो वृत्त में बनता है उसे वृत्त चार्ट या पाई चार्ट बोलते हैं, निरूपित किया गया है। इसकी सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए नीचे 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर इसकी सहायता से देंगे। सर्वाधिक उत्तीर्ण हुए श्रेणी में बच्चों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा किस श्रेणी के बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें देख लिए कौन सा भाग ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 180 अंश वाला जो भाग है वो सबसे ज़्यादा है। अब इनकी संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालना, जितना एंगल है उसको तो रखना ऊपर, और किसी वृत्त में जो टोटल एंगल बनता है वो कितना है, 360, यानी 360 का 180 हो गया ये। ठीक है, गुणा में क्या लिख देना, जितनी टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर, हमारी टोटल संख्या है 60। तो यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कितनी संख्या है। तो इसे देखिए, एक 0 से 0 काट दिया, 18 दूनी 36, और 2 से काट देंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 30, यानी कि 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, नजर प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी वाले कौन से, 60 हैं, तो 60 को हमें ऊपर रखना है, और बटे में क्या लिख देना, टोटल लिख देना 360, गुणा में क्या लिख देना, संख्या इनकी। तो इससे देखिए हमें ये मालूम चल जाएगा कि प्रथम श्रेणी में कितने हैं, 6 × 36, और ये आ गया, यानी 10 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद क्या है, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में पास बच्चों का अनुपात बताइए। अब देखिए प्रथम श्रेणी वाले 10 हैं, और द्वितीय श्रेणी वाले जो कौन से बताना, प्रथम और द्वितीय श्रेणी वाले कितने हैं, 30 हैं, और अनुपात निकालने का मतलब 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ जाएगा 1:3। तो राइट आंसर हो गया ए। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट किसे कहते हैं, जो वृत्त के अंदर बनता है उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें हिंदी के 70% है, इंग्लिश के 55%, और एम का मतलब मैथ के 90% है, और एसएस का मतलब सोशल साइंस के 65%, और एससी का मतलब साइंस के 80%। ठीक है, परसेंटेज को जब भी हमें दिखाना हो तो पाई चार्ट में दिखाते हैं। भौतिक में परीक्षा में अंक प्राप्त अंक,
यदि कुल अंक 900 हैं तो गणित में कितने अंक थे? तो गणित का कितना भाग है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम 90 डिग्री को ऊपर रखेंगे। टोटल कितना है? टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, और कितने में से है? 900 में से। तो 900 यहाँ लिख देंगे और देखिए हमें संख्या मालूम हो जाएगी। तो एक जीरो से जीरो काट देंगे, 9 चौक 36 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 225। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 अंश भाग वाले विषय में कितने अंक हैं? तो 80 अंश वाले में कितने अंक है ये बताना। तो 80 को ऊपर लिखना है, 360 को नीचे लिखना है और गुणा में क्या कर देना, जितने टोटल अंक है। टोटल अंक कितने? 900। ठीक है, तो 900 टोटल हमें यहाँ बदल गए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 200, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक 137.5 है तो विषय है। अब देखिए यहाँ पे 137.5, तो इसमें हमें सभी के निकालने पड़ेंगे। तो दो के तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। किसके निकाल चुके हैं? गणित के निकाल चुके हैं। और दूसरा हमारे जो 200 आए 80 अंश वाला, यानी कि हम साइंस के निकाल चुके हैं। तो हम साइंस के और गणित के निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक तो हमें ये नहीं निकालना और विज्ञान साइंस का नहीं निकालना। ठीक है, तो कहने का मतलब अंग्रेजी और हिंदी का चेक करना है बस। तो पहले हिंदी के चेक कर लेते हैं। हिंदी के सबसे पहले चेक कर लेते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के हैं 55%। ठीक है, तो 55 हमने ऊपर रखा, अपोन में कितना रखेंगे? 360 रखेंगे, गुणा में 100, गुणा में 900, टोटल जितने मार्क्स थे। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से जीरो कटा और 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 से इसे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 137.5 आ रही है। तो यही आगे पहले, अगर नहीं आता फिर हम हिंदी की ओर चेक करते। तो राइट आंसर हो गया इसका ई। अब देखिए सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का तो हमने पहले निकाल लिया 137.5, आप सामाजिक विज्ञान का और निकाल लो, इसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। या एक काम और भी कर सकते हैं कि हमसे क्या पूछा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस ये वाला, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन सा? ये वाला अंग्रेजी है इंग्लिश 55%, तो 65 और 55 को जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, दोनों का निकालना ना, 65 और 55 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, और 120 का निकाल दीजिए दोनों का, 120/360 गुणा 900। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो 120 तिया 360 और 3 तिया 9, 300 आ गया। तो राइट आंसर हो गया। तो दो तरीके से इसके आंसर को कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। एक कक्षा में छात्रों ने अपने पसंदीदा फल को मतदान किया। प्रत्येक छात्र ने एक बार मतदान किया। नीचे दिए गए बार ग्राफ, देखिए बार ग्राफ क्यों है? अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो हम एक्स अक्ष पे यानी कि क्षैतिज में ही ये बार आयत बनाए, हम वाई अक्ष पे भी आयत बना सकते हैं, जैसा कि इसमें बनाया। अगर हम ये सेब, केला, अंगूर क्षैतिज में लेते और छात्रों की संख्या ऊर्ध्वाधर में लेते तो ये जो बार ग्राफ था वो सीधा बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज उल्टा दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम बार ग्राफ ही कहते हैं। आंकड़ों में दर्शाया गया है। तो अब देखिए इसके आधार पर आप देख लीजिए इसको और अच्छे से इसको। अब इसमें पैमाना तो दिया नहीं है, तो पैमाना नहीं दिया तो हम एक को ही मान के चलेंगे, एक, यानी कि देखिए यहाँ पर ये एक है यहाँ तक। ठीक है, तो अब चलिए हम देखिए इसके आंसर को देते हैं। तो लीजिए देखिए पहला आंसर क्या, स्केल पर क्षैतिज मानों की सीमा क्या है? तो सीमा का मतलब होता है जो सबसे पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर का जो डिफरेंस होता है उसे हम सीमा कहते हैं। यानी पहला नंबर है 0 और लास्ट वाला नंबर है कितना 5, तो सीमा हो गई इसकी 0 to 5। ठीक है, रेंज कहने का मतलब ये 0 से स्टार्ट है और 5 तक है, तो 0 से 5 तक रेंज है। ये इसका राइट आंसर हो गया ए। किस फल को सबसे ज़्यादा मतदान मिले हैं? तो देखिए जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा उसका मतदान सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे सेब को सबसे ज़्यादा मतदान मिला है। कितने छात्रों ने अंगूर को मतदान किया है? तो अंगूर वाला कौन सा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए कहाँ पर है, यहाँ से ये देख लीजिए, ये दो छात्रों ने क्या करा है, अंगूर को मतदान किया है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए ये 2 बना हुआ है यहाँ से, तो 2 यहाँ हो गया। अब अगला है कितने 2 फलों में समान संख्या में मतदान मिले हैं। तो समान संख्या में कौन से, एक तो ये वाला देखिए कौन सा, स्ट्रॉबेरी और संतरे को जो है समान मतदान मिला है, तो संतरा और स्ट्रॉबेरी, तो संतरा स्ट्रॉबेरी यानी इसका बी इसका राइट आंसर हो गया। केले को कितने छात्रों ने मतदान किया है, तो केले में देख लीजिए केले का यहाँ तक और यह आ रहा है 3 पे, यानी कि 3 छात्रों ने केले को मतदान किया है। इसका राइट आंसर हो गया ए। लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के बाद देखिए नीचे जो जितने भी क्वेश्चन है उनके फटाफट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। नीचे दिए गए सारणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये तो दे रखा है प्राप्तांक और ये इसके टेली चिन्ह बनाया हुआ है, ठीक है, और फिर बारंबारता। तो 10 से 15 के बीच में जो प्राप्तांक है वो 6 है। टेली चिन्ह क्या होता है, पहले देखिए 1 2 3 4 और 5 के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट 6 है तो 1 और लगा देंगे, 6 के लिए ये हो गया। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से देखने के बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप जल्दी से इन सभी के प्रश्नों के उत्तर खुद भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इनके आंसर लिख डालिए। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बारंबारता देख लीजिए सबसे अधिक कितनी, सबसे अधिक बारंबारता 14 है, और वर्ग कौन सा है वो 20 से 25, तो 20-25 वाला कौन सा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, किस वर्ग की बारंबारता 10 है, तो किस वर्ग की 30-35 वाले वर्ग की बारंबारता 30-35 कौन सा, ये वर्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वर्ग 10-15 में वर्ग अंतराल कितना, 10-15 में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब होता है इनका डिफरेंस, तो 15 में से 10 घटा दो कितना बचा 5, तो 5 जो कहलाएगा वो 10-15 का वर्ग अंतराल कहलाएगा। 10-15 वर्ग अंतराल कितना है 5। नेक्स्ट है वर्ग 15-20 की बारंबारता क्या है, 15-20 की बारंबारता ये वाली, यानी कि 15-20 की बारंबारता है 9, राइट आंसर हो गया बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन करते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप सोचिए जो ग्राफ दे रखा है आपको वो किस टाइप का, यानी कौन सा वाला, जो 5 टाइप है 5 में हमने बनाया था, ये है हिस्टोग्राफ यानी कि आयत ग्राफ, ठीक है। आयत ग्राफ क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं। तो ये आयत ग्राफ है क्योंकि इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आंकड़े कैसे हैं, ग्रुप में दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें बीच में गैप भी नहीं दिया हुआ। तो इसका अध्ययन करने के बाद हमें इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आप, मुझे लगता है इसके आंसर आप दे दोगे फटाफट, सभी के आंसर आप दे दीजिए, फर्स्ट का ऐसे लिख के, फर्स्ट का ये, सेकंड का बी, इस तरह से लिख के फटाफट कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख दीजिए। किन 2 वर्गों की बारंबारता समान है, तो देखिए बारंबारता किन 2 वर्गों की समान है, एक तो इसकी समान है और एक इसकी, यानी कि 125 से 50 और 225 से 250, यानी राइट आंसर हो गया इसका ए। वर्ग अंतराल 225 से 50 की उच्च सीमा व निम्न सीमा, देखिए उच्च सीमा ये होती है उच्च सीमा और जो पहले वाली होती है निम्न सीमा, तो 250 और 25 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 225 से 200 से 225 की बारंबारता, या किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, अच्छा कम पूछिए, तो कम के लिए हाँ 100 से 125, 100 से 125 यानी बी। वर्ग अंतराल की माप क्या है, वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल की माप का मतलब जितना डिफरेंस है, देखिए 100 और 25 में कितना अंतर है, 100 और 75 में 25 का, 125 से 100 में 25 का, तो जो डिफरेंस होता है इसमें वो कहलाता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये वाला सबसे अधिक है 200 से 225, 200 से 225 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको बताना ये है कि इसमें से कौन से, नीचे ग्राफ है इसके जो आंसर वो आपको देने, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही है, तो इसके आंसर आपको खुद देखने हैं। तो 1 2 3 के जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर तीनों के आंसर आपको देने हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट बिल्कुल इसका राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए मैं अब इसमें टिक करना चालू कर देता हूँ सही आंसर पे। तो सबसे पहले
का जो आंसर है, सबसे अधिक छात्र किस वजन वर्ग के हैं? 45-50, ये ए आंसर है। सबसे कम छात्र किस वजन वर्ग में है? 55-60, सी। सबसे कम है 55-60। और 45-50 किलोग्राम वजन के छात्र की संख्या कितनी है? 45-50 की संख्या हो जाएगी यहाँ से 16, ये वाला 16 कौन सा है? बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वही है जो मैंने अभी आपको कराया था, तो इसका आंसर भी आपको खुद देना है। जल्दी से इसके कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से लिख दीजिए। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट टिक करूंगा, आप जल्दी से इसके आंसर को दीजिए। आधा मिनट का समय है बस, तो जल्दी से इसके आंसर को बताइए। फर्स्ट का आंसर यस, डी। सेकंड का, हाँ बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। सेकंड का सी। थर्ड का यस, ए। फोर्थ का यस, फोर्थ का बी। तो काफ़ी सही ने, बिल्कुल सही आंसर इनके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर भी आपको खुद ही देने हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, और पढ़ने के बाद फटाफट 1, 2, 3 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। नीचे आयत चित्र में छात्रों की संख्या है, उनके प्राप्तांकों को निरूपित किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आयत चित्र है। आयत चित्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटिन्यू है, वर्गंतराल दे रखा है, और साथ में आयतों के बीच में गैप भी नहीं है। आयत ग्राफ को हम हिस्टोग्राफ भी देते हैं। तो इसके आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से हाँ नीचे आंसर लिख दीजिए। बहुत सही इनके आंसर आप दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अच्छे से पहले समझ लिया, इसलिए इसके आंसर आप देते जा रहे हो। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए प्रैक्टिस में आपको आंसर ज़्यादा से ज़्यादा समझ के खुद ही देने हैं। तो पहले का आंसर है बी, सेकंड का ए, और थर्ड का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है वो पाई चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर नीचे दिए ग्राफ में कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर दूसरा बड़ा भाग बनाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए SI का मतलब सिलिकॉन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, Ca का मतलब कैल्शियम, Fe का मतलब आयरन, Al का मतलब एल्युमिनियम, और यहाँ पर ये है अन्य। ठीक है, इनके प्रतीक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग जो है इसमें सब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? SI यानी सिलिकॉन। ये तो राइट आंसर है इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये जो दिया हुआ है वो पाई चार्ट दिया हुआ। जब भी वृत्त के टाइप का दे रखा हो तो वो पाई चार्ट जिसमें परसेंटेज दी होती है, ठीक है, और इसको हम वृत्त आरेख भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 6 के आंसर आपको इसे देख के ध्यान से देने हैं। तो सभी के आंसर आप दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने चालू कर दीजिए। आंसर कैसे देना? फर्स्ट का जो भी आंसर वो लिखिए, सेकंड का कौन सा, थर्ड का कौन सा, फोर्थ का, वरना मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर जरूर डाल दें। फर्स्ट का ए, फर्स्ट, सेकंड का सी, इस तरह से डाल दें। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ बता दूँ, सी का मतलब कॉमेडी हो गया, ए का मतलब एक्शन, एच का मतलब हॉरर हो गया, और SC का मतलब साइंस वाले। ठीक है, तो जल्दी से इनके आंसर बता दी। मैं भी देखिए इसके आंसर टिक कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले इसको दे दें। जल्दी नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आंसर दें। तो पाई ग्राफ किस बारे में बताता है? देखिए यहाँ पर सभी, अगर हम ऊपर ध्यान से पढ़ें और इसको देखें तो ये जो है फिल्म के बारे में बता रहा है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ग्राफ में कितने सेक्टर हैं? 1, 2, 3, 4 सेक्टर हैं ग्राफ में। छात्र किस फिल्म शैली के सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भाग है कौन सा? कॉमेडी फिल्म ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर। छात्र किस फिल्म शैली को कम पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा कम जो है साइंस वाली फिल्मों को पसंद करते हैं, यानी कल्पित विज्ञान को। कितने प्रतिशत छात्र एक्शन फिल्में पसंद करते हैं? तो एक्शन वाली फिल्में जो हैं ये 29% छात्र जो एक्शन वाली फिल्मों को पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत छात्र हॉरर फिल्में पसंद करते हैं? हॉरर, ये वाली 20% छात्र जो हॉरर फिल्में पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। कक्षा 12 के 2 अनुभागों के विद्यार्थी, जिनमें से प्रत्येक में 30 विद्यार्थी हैं, एक गणित बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है। ठीक है, तो 49 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है?
तो 49 से अधिक, देखिए यहाँ तक 49 वाले हैं और 49 से अधिक वाले नीचे वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक को प्लस कर लीजिए ये वाला, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, देखिए 49 से 12, 10, 22, अच्छा 28, 3, 31 और 1, 32, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका डी। तो यहाँ तक देखिए हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए, और भी क्वेश्चन है इसके। अगर आपको और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिससे और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।